जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं 97A और इसमें हम स्टडी करेंगे चैप्टर 20 और 21 के कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन और चैप्टर 22 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 22 हमारा एक अदर टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट है। एक तो था रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। उसमें आप देखेंगे कि तकरीबन सारे ही कंसेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें हमने पढ़नी है जो स्पेसिफिकली रिव्यू से रिलेट करती हैं। इसमें आपके लिए कोई प्रोबेबली चीज़ नई नहीं होगी। लेकिन उससे पहले चैप्टर 20 या 21 में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, चैप्टर 12 की अभी ना पूछेगा। चैप्टर 12 जब वो ओके ठीक है जी, ठीक। ये वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन है। अभी हमने आज डिस्कस नहीं करना, ये वो क्वेश्चन तो नहीं जो आज डिस्कस कर। जी हाँ, पूछिए। हाँ जी, टैक्स बिल्कुल ठीक है। जी, वो जो हमने केस स्टडी की थी आपको याद होगा, रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल के। नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है कि क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं? सर ये ऑर्डर बोर्ड साइन हो रही है और ये 1 नवंबर को इवेंट हो रहा है और ये यहाँ लिखा हुआ इवेंट अकर्ड बिफोर डेट ऑफ ऑर्डर बोर्ड बट आइडेंटिफाइड आफ्टर ऑर्डर बोर्ड। अच्छा, नहीं, इसको कर ले बिफोर आफ्टर, ये दोनों आफ्टर होने चाहिए आई थिंक। हाँ जी, ठीक है बिल्कुल। ये क्लास के बाद मुझे मैंने करवा दिया। अच्छा, आज कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपकी भी तबीयत ठीक है तो कुछ थोड़ा बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। बिरयानी से बेहतर हो जाएगा, शाबाश, काम जल्दी हो जाएगा। एक तो ज़्यादातर हिस्सा मैं बैठ के ही होगा और दूसरा ज़्यादा भागदौड़ भी मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो समझाने वाली चीज़ आएगी ना जब, तो उस वक्त आप देखेंगे कि इंशाल्लाह उसमें कसर नहीं हम रखेंगे। चाहे अभी फ़िलहाल कोई सीन नहीं है। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। चैप्टर 20 या 21 में से कोई और क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, अच्छा, ये हमारे कुछ 20 और 21 हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन असाइनमेंट में आपको दिए गए थे, उनको डिस्कस करना है। ये हमारा चैप्टर 20 वॉल्यूम 2 क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टेस्ट में भी आ, चले इसी बहाने डिस्कशन भी हो जाएगी। ये सब्सिक्वेंट, इसका पार्ट ए सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेट करता है, पार्ट बी रिप्रेजेंटेशन लेटर से रिलेट करता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। आपको पता है एज यूजुअल केस स्टडी में हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आपके लिए एक और भी नई चीज़ है कि प्रॉफिट भी दिया हुआ है और मटीरियलिटी लेवल भी दिया हुआ है। तो क्या हमें मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट करना है या नहीं? इसका जवाब है नहीं करना। शाबाश। कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है वो रीचेक करना शुरू हो जाते हैं कि उसने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं। जब उसने मटीरियलिटी लेवल दे दिया, हमने रीकैलकुलेट या रीकन्फर्म नहीं करना, गिवन को ही यूज़ करना। रिक्वायरमेंट में करें रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव ऑडिट इश्यूज आइडेंटिफाइड बाय योर टीम, mention the impact if any which these might have on the audit report along with your proper justification। यानी हमने इसमें इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बताना है जस्टिफिकेशन के साथ, या प्रोसीजर्स बताने हैं, पूछे हैं क्वेश्चन ये। क्या इसमें प्रोसीजर बताने चाहिए कि नहीं? जो प्रोसीजर्स नहीं बताने, क्यों नहीं बताने चाहिए? उसने इम्पैक्ट इस रिक्वायरमेंट में पूछे नहीं प्रोसीजर, उसने रिक्वायरमेंट में सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है, वही बताएंगे। पार्ट में व्हाट मैटर्स वुड यू वांट टू इंक्लूड इन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर विद रिगार्ड टू द अबव इश्यूज।
ये जो ऊपर इश्यूज हैं इनमें से कौन से मैटर्स आप रिकमेंडेशन लेटर में इंक्लूड करना चाहेंगे ये भी बता। पहले हम सारों पार्ट ए के मुताबिक डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट बी। करिए द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ हब मिल्स लिमिटेड एट द प्लानिंग स्टेज द मटेरियलिटी लेवल वाज डिटरमिन्ड एट ₹8 मिलियन। 8 मिलियन को अंडरलाइन कर लें। मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन हो चुका है, हमें रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट ऑडिट टीम हैज कंप्लीटेड द ऑडिट फील्ड वर्क फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 एंड हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इश्यूज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट फॉर योर रिव्यूज। 3 इश्यूज हैं हमारे सामने। करेक्ट गुड्स वर्थ ₹3 मिलियन वर रिटर्न्ड बाय कस्टमर on 5 July 2018 due to poor quality. Since the goods were returned subsequent to year end, no adjustment has been recorded by the management. जी बताइए क्या ये सब्सिक्वेंट इवेंट है? अभी तो ऑडिट रिपोर्ट साइन भी नहीं हुई, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। एडजस्टमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। क्या एडजस्टमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? हाँ जी, सेल रिवर्स होनी चाहिए, इन्वेंट्री को एनआरवी पे राइट डाउन होना चाहिए। अमाउंट क्या है? 3 मिलियन। ठीक है, 3 मिलियन। पहले तो हमने उसको बता दिया कि एडजस्टमेंट क्या होनी चाहिए। एडजस्टिंग इवेंट है, ये जस्टिफिकेशन होती है जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, मसला मिस स्टेटमेंट, ये उसकी क्योंकि इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट की जस्टिफिकेशन क्या है? वो जो मिस स्टेटमेंट है स्कोप लिमिटेशन की वजह से आ रहा है। यह साबित करना कि इस केस में मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन, उसका इफेक्ट क्या है, ये इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट की जस्टिफिकेशन है। तो हमने इसको बता दिया एडजस्टिंग इवेंट है, 3 मिलियन की रिवर्सल होगी और इन्वेंट्री एनआरवी पे आएगी। अच्छा, अब इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है। बताइए क्या ये मिस स्टेटमेंट है? बिल्कुल ये मिस स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद ये हमने 1-2 लाइन में डिस्कशन करके कि इसको राइट डाउन करना है और रिवर्स करना है। मैंने बताया मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट क्या है इसका? इमटेरियल। कैसे पता चला? मटेरियलिटी लेवल से कम है। तो हम क्या लिखेंगे? कैरेक्टर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड एज इफेक्ट इज इंडिविजुअली इमटेरियल। आइटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसके बाद आइटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसके बाद आगे क्या लाइन लिखनी है? वो याद करवाई थी आपको। प्रोवाइडेड मिस स्टेटमेंट इज आल्सो इमटेरियल ऑन एग्रीगेट एज वेल एज क्वालिटेटिव बेसिस। जब कभी इमटेरियल मिस स्टेटमेंट हो, ये लाइन लाजमी लिखनी होती है। ये आपको याद करवाई हुई है ना लाइन, यहाँ पे ये लाइन आएगी। क्यों लाइन आएगी? ये इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा चले रिप्रेजेंटेशन वाला भी साथ डिस्कस करते हैं। आपके ख्याल में इस मैटर पे रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए? मेरा ख्याल है नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मिस स्टेटमेंट्स या स्कोप लिमिटेशन पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन नहीं की। ये इमटेरियल है, शाबाश। तो हम रिक्वायर्ड बाय ISAs है कि हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे कि इमटेरियल मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट उनके ख्याल में भी इमटेरियल ही है, ताकि कल को हम पे इल्ज़ाम ना लगाए कि मिस स्टेटमेंट को करेक्ट क्यों नहीं करवाया। ये रिप्रेजेंटेशन इस बात का सबूत होगी कि हमने उनको कम्युनिकेट कर दिया था और उन्होंने भी यही नतीजा निकाला कि ये मटेरियल है। वन क्लियर? वन में कोई प्रॉब्लम? सेकंड, HML is facing liquidity issues which has resulted in adverse key financial ratios. लिक्विडिटी को अंडरलाइन करें, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज को अंडरलाइन करें। किस तरफ लेके जा रहा है? गोइंग कंसर्न की तरफ। शाबाश। अच्छा मुझे बताएं, अगर ये रेंट पे कंपनी गोइंग कंसर्न थी, ये रेंट के बाद किसी इवेंट की वजह से गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट हो गई, एडजस्टिंग इवेंट के नॉन एडजस्टिंग? गोइंग कंसर्न हमेशा एडजस्टिंग इवेंट है। ये आपने काउंटिंग में भी शायद पढ़ा होगा और हमारी लिस्ट में भी था ये। अच्छा आगे क्या? टू एड्रेस द इशू HML हैज सोल्ड वन ऑफ इट्स ऑफिसेज टू ए कंपनी मैनेज्ड बाय ए डायरेक्टर ऑफ HML। अब इसको अंडरलाइन करें, मैनेज्ड बाय डायरेक्टर ऑफ HML। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इस फ्रेज से क्या पता चल रहा है? ये रिलेटेड पार्टी है। शाबाश। रिलेटेड पार्टी, इसका मतलब गोइंग कंसर्न का इशू भी आ गया, रिलेटेड पार्टी। इस एक केस में उसने 2 इश्यूज सामने रख दिए हमारे। द ऑफिस वाज सोल्ड फॉर ₹40 मिलियन
The management had correctly recorded the disposal. No specific disclosure related to this sale have been made in the financial statement. Disclosure नहीं लिखे. Director are confident that these sale proceeds would solve the cash flow problem of HML. दो इश्यूज हैं, एक गोइंग कंसर्न का इशू है कि रिलेटेड पार्टी का. रिलेटेड पार्टी में तो क्लियर बता रहा है, डिस्क्लोजर नहीं दिए. गोइंग कंसर्न में भी हमें उसने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि इसके डिस्क्लोजर को इंक्लूड किया है. अब अगर वो हमसे कुछ प्रोसीजर पूछ रहा होता तो हम गोइंग कंसर्न के टॉपिक की तरफ जाते, रिलेटेड पार्टी के टॉपिक की तरफ जाते हैं, ठीक. लेकिन यहाँ पे हम इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट तक रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे. अब बताइए आपके ख्याल में ये सारे प्रोसीजर्स क्या गोइंग कंसर्न इश्यूज को रिजॉल्व कर देंगे या इट डिपेंड्स. क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, हम कंक्लूड नहीं. आपको बताया था ना, आप अक्सर ये क्वेश्चन पूछते थे कि सर कब हमने गोइंग कंसर्न की तीनों सिचुएशन डिस्कस करनी है और कब कोई एक. तो मैं क्या जवाब दिया करता था कि अगर क्वेश्चन के अंदर उसने बता दिया है खुद से कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट या नॉट अप्रोप्रिएट, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे जो बताया है. और ज़्यादातर क्वेश्चन में बताता नहीं है, फिर हमारी अप्रोच क्या होती है, ऑल पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करना है. यहाँ पे पहले हम गोइंग कंसर्न की हेडिंग देंगे, फिर नीचे रिलेटेड पार्टी की हेडिंग देंगे. पहले गोइंग कंसर्न को डिस्कस करें. क्या क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट या नॉट अप्रोप्रिएट या मटेरियल अनसर्टेनिटी. क्वेश्चन के अंदर उसने कंक्लूजन दिया नहीं दिया, इसलिए हमने क्या करना है, ऑल पॉसिबिलिटीज. यानी इफ गोइंग कंसर्न assumption appropriate, unmodified opinion. If going concern assumption not appropriate, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन बेसिस पे बनेगी, उस सूरत में मैटर अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा प्लस एमसीओ मैटर क्योंकि स्पेशल बेसिस अकाउंटिंग. और तीसरी सिचुएशन, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट से डिस्क्लोज करेगी, आइटम मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा ऐड करेगा और तीन चीज़ें. क्लियर. अच्छा, अगर आप देखें ना तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश, मैंने जो गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी है, ये तो बता दिया है, लेकिन दूसरा पॉइंट नहीं बताया कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही बनी है, हालांकि गोइंग कंसर्न नॉट अप्रूव, तो ये एडवर्स ओपिनियन देते हैं. ये भी था ना, ये मैंने डिस्कस नहीं किया. तीनों सिचुएशन डिस्कस कर दी, हर कंप्लीट डिस्कस नहीं की, सिर्फ पहला पॉइंट डिस्कस किया. ये आपने नोट किया हुआ. क्यों ऐसे किया मैंने, मार्क्स के लिहाज से. शाबाश. क्योंकि वो 10 मार्क्स हैं और 4 सिचुएशन है, 3 दी हुई हैं और दूसरी में 2 सिचुएशन है, तो हर सिचुएशन के 2.5 मार्क्स होंगे. तो 2.5 मार्क्स के साथ इतना मेरा ख्याल है काफ़ी है कि आपने उसे तीनों सिचुएशन दे दी. अगर एक नंबर भी उसने दिया तो 3 नंबर में मिल जाएंगे. मज़ीद अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, मज़ीद लिखना चाहते हैं, तो आपको पता है एक्स्ट्रा लिखने से कोई प्रॉब्लम, मज़ीद लिख सकते हैं. लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि चूँकि मार्क्स हमें बता रहे हैं, सिचुएशन मार्क्स 10, सिचुएशन टोटल 4, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा 2.5 मार्क्स का सिचुएशन लिखना मुनासिब नहीं है, कहीं दूसरे क्वेश्चन कंप्रोमाइज़ ना हो जाए. इसलिए मैंने सिर्फ मेन पॉइंट लिखा, बाकी नहीं लिखा. लेकिन आप लिखना चाहें तो क्लियर ये बात होगी. दूसरा इशू क्या है, रिलेटेड पार्टी, जिसमें उसने कह दिया हुआ है कि डिस्क्लोज नहीं किया. ठीक है. अब हम ये लिखेंगे कि ये रिलेटेड पार्टी है ट्रांजैक्शन, पहले ये बता दिया. दूसरे नंबर बताया क्वालिटेटिवली मटेरियल है. तीसरे नंबर बताया डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये मिस स्टेटमेंट है. ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, बेसिक क्वालिफाइड ओपिनियन में इसको डिस्कस कर देगा. ये चीज़ यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया. एक चीज़ नहीं लिखी, वो क्या भला, कि इफ मैनेजमेंट इसे डिस्क्लोज कर दे तो क्या होगा. ऐसे ही है ना, की ऑडिट मैटर आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों नहीं डिस्कस किया, मार्क्स के लिहाज से. ठीक है, मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा हो जाएगा मटेरियल, लेकिन आप डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं. मैं ये कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्वेश्चन में क्लियरली उसने बता दिया कि डिस्क्लोज नहीं, तो हमें मिस स्टेटमेंट को ही डिस्कस कर देना चाहिए. लेकिन अगर आप इसमें ये लाइन लिखते हैं कि वी शुड रिकमेंड मैनेजमेंट या सजेस्ट मैनेजमेंट टू इंक्लूड डिस्क्लोजर, तो इस लाइन लिखने के बाद आप ये इम्पैक्ट भी बता सकते हैं अगर मैनेजमेंट इसको इंक्लूड कर ले तो इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा. लेकिन मैं पूरा आंसर दोनों पॉसिबिलिटीज़ कवर नहीं करा, हालांकि हमारा रूल है
कि कहीं ऑल पॉसिबिलिटीज़ को कवर करते हैं जब क्वेश्चन है क्लियर मेंशन हो, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा, मार्क्स को सामने रखें। आप अगर इसको इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं, गलत हरगिज़ नहीं होगा। याद रखें पूरे ऑडिट का असूल है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिख देते हैं गलत नहीं होगा, लेकिन हमने इसको अवॉइड करना है, क्योंकि एग्जाम में बैठ के अगर एक्स्ट्रा लिखेंगे आपके टाइम कम होता जाएगा जो आपने दूसरे क्वेश्चन को देना। वैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स जब पेपर दे के आते हैं ये तो कहते हैं कि जो न्यूमेरिकल पेपर होता है ना, जैसे FR2 कॉस्ट, इसमें कुछ स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है, टाइम ख़त्म हो जाता है, पेपर कंप्लीट नहीं होता। लेकिन जो ऑडिट का पेपर है इसमें स्टूडेंट्स ये कंप्लेन नहीं करते, इक्का दुक्का ही होगा शायद जो ये कहता हो कि सर क्वेश्चन अभी रहते थे और टाइम ख़त्म हो गया, तो टाइम सफिशेंट होगा, लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश करनी है कि वेस्ट ना करें उसे अदर क्वेश्चंस के ऊपर। किसी एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा खींच दिया, दूसरा क्वेश्चन कंप्रोमाइज़ हो गया नहीं तो। क्लियर जी है? सेकंड, इसमें 2 इश्यूज थे, दोनों डिस्कस कर दिए। थर्ड, ए कस्टमर हु ओव्ड रुपीज़, अच्छा इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा, कस्टमर हु ओव्ड रुपीज़ 11 मिलियन एट ईयर एंड वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट ऑन 15 अगस्त 2018। सब्सिक्वेंट इवेंट है जी, एडजस्टिंग के नॉन एडजस्टिंग, चूंकि उसने स्पेसिफिक रीजन नहीं बताई हुई एडजस्टिंग। द मैनेजमेंट हैड ऑलरेडी प्रोवाइडेड 50% ऑफ बैलेंस इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी 5.5 मिलियन की प्रोविजन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी थी, लेकिन अब पता चला सारे का सारा बैंकरप्ट हो गया। अब एडजस्टमेंट, अहम क्वेश्चन ये 11 मिलियन की एडजस्टमेंट करने हैं 5.5, शाबाश। क्यों 11 की क्यों नहीं, 50% पहले ही हो चुकी है उसने बता दिया। और 5.5 मिलियन क्या है, इमटेरियल, हम बता देंगे। अनमोडिफाइड ओपिनियन प्रोवाइडेड, मिस स्टेटमेंट इज आल्सो क्वालिटेटिव एज वेल। क्लियर? यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आर्गूमेंट, यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक आर्गूमेंट ये देते हैं, सर 3 मिलियन इंडिविजुअली इमटेरियल, 8 मिलियन से कम है, 5.5 मिलियन डेली मटेरियल 8 मिलियन से कम है। क्या हम इस 3 मिलियन की मिस स्टेटमेंट को इस 5.5 के साथ ऐड करें 8.5, वो मटेरियल हो जाती है। अगर प्रैक्टिकली आप ऑडिट कर रहे हो ना तो ऐसा ही करेंगे, प्रैक्टिकली हमेशा ऐसा ही करेंगे, ऐड करेंगे एग्रीगेट। लेकिन क्वेश्चन का एक असूल होता है टाइम, क्या हमने हर पार्ट को अलग-अलग सॉल्व करना है, चाहे सारी इंडिपेंडेंट शाबाश, चाहे सारी सिचुएशन एक ही क्लाइंट से क्यों ना रिलेट करती हो। इसलिए आप इसको अलग-अलग मटेरियल डिस्कस कर देंगे, इसको एग्रीगेट करके मटेरियल डिस्कस नहीं करना। ये बात समझ आ रही है? हालांकि प्रैक्टिकली ये बिल्कुल मटेरियल मिस स्टेटमेंट होती है और क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाता। अच्छा, अब रिप्रेजेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। गोइंग कंसर्न पे रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट होती है, गोइंग कंसर्न बिल्कुल, क्योंकि मैनेजमेंट के बहुत सा फ्यूचर प्लान, कोर्स ऑफ एक्शन जो है तो वो इंक्लूड करेंगे। रिक्वायर्ड बाय ISA है, रिलेटेड पार्टी पे रिलेटेड पार्टी रिक्वायर्ड बाय, ठीक है। अच्छा, ये अगर मिस स्टेटमेंट है उस सूरत में नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे कहने पे उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया फिर रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट होगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को चाहे तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि अगर मैनेजमेंट ये मिस स्टेटमेंट है रिलेटेड पार्टी तो मिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं होती, लेकिन अगर मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज कर देती है रिलेटेड पार्टी अप्रोप्रिएट होगा। और लास्ट, बैंकरप्सी ऑफ डेटर, ये रिक्वायर्ड बाय ISA नहीं है। अब आपने बताना है क्या जजमेंट एस्टीमेट, सिग्निफिकेंट एस्टीमेट की कैटेगरी में आता है ये। अगर तो प्रोविजन फॉर बैड डेट सिग्निफिकेंट अमाउंट है, देखिए एक डेटर उसने बोला, एक डेटर वही हमारा 11 मिलियन का मटेरियलिटी लेवल से ज़्यादा का, हालांकि मिस स्टेटमेंट 5.5 मिलियन का, लेकिन डेटर तो 11 मिलियन। एक डेटर है, उसका मतलब अदर डेटर्स भी होंगे, कलेक्टिव अमाउंट सिग्निफिकेंट हो सकती है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट बन जाएगी इफ टोटल डेटर्स आर सिग्निफिकेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड ने क्लियरली प्रोविजन फॉर बैड डेट पे रिप्रेजेंटेशन नहीं उसने कहा। जैसे रीवैल्यूएशन है, क्लियरली उसने एग्जांपल नहीं दी हुई, लेकिन एक हमारी कैटेगरी है सिग्निफिकेंट एस्टीमेट्स जजमेंट्स वाले, कि जो भी
सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स जजमेंट्स वाले एरियाज होंगे उन पे रिप्रेजेंटेशन हम लेते हैं। तो ये डेटर्स सिग्निफिकेंट एस्टिमेट जजमेंट्स अगर इसमें इन्वॉल्व हो रही है, इस वजह से रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। क्लियर? ठीक है जी। लेकिन ये आपकी जजमेंट है, इसलिए अगर कुछ स्टूडेंट ये कि समझते हैं कि सर इसमें जो प्रोविजन फॉर बैड डेट होगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, तो ये जजमेंट लिख के नॉट अप्रोप्रिएट भी लिख सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें जजमेंट की बेस पे डिपेंड करते हैं ना, याद रखिए, उसमें आई कैप आपके आर्गूमेंट के मार्क्स देगा, डिसीजन के नहीं। बेसिस ऑफ डिसीजन के मार्क्स देगा जो चीज़ें जजमेंट पे बेस कर रही होती है। ठीक है भाई, क्लियर हो? ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। 18 क्लियर जी? अच्छा, ये चैप्टर 20 में यही रह गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। लेंथी क्वेश्चन था, नंबर्स के हाँ हाँ, इसीलिए तो मैंने बताया कि सिचुएशंस सारी मैंने कवर की हैं, लेकिन हर सिचुएशन को ब्रीफली डिस्क्राइब किया है आधा आधा। क्यों? लेंथी होने की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाला। डॉक्यूमेंटेशन के भी तो कुछ क्वेश्चन थे। तीन क्वेश्चन थे, तीसरा क्वेश्चन इसमें अच्छा है। सॉरी, ये क्वेश्चन 4 ये अच्छा। वैसे तीनों क्वेश्चन ही अच्छे हैं, एग्जाम लेवल के हैं, खास तौर पे 4 और 6। 4 और 6 मैंने इसके साथ प्रीवियस कंसेप्ट आपका रिवाइज करवाना है, इस वजह से मैं 6 को हाईलाइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 रिवीजन के लिए ना, जब रिवीजन कर रहे हो अच्छा, आप खुद से जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन अच्छा लगता है उसको मार्क कर लेते हैं कि रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन स्टेज पे सारे क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस किए हैं सबको दोबारा प्रैक्टिस करना ज़रूरी नहीं है। याद रखिएगा, जो रिवीजन स्टेज, वैसे तो आपको प्लान दूंगा ना, उसमें मेंशन कर दूंगा, लेकिन एक रूल आपको बता रहा हूँ। रिवीजन स्टेज पे हमारा मकसद होता है कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को गो थ्रू करना है। उसमें अगर आप राइटिंग की तरफ ज़्यादा जाएंगे ना, आपका टाइम ज़ाया होगा। राइटिंग बेहतर सोर्स है रीडिंग से, रिवीजन करने के लिए राइटिंग बेहतर है रीडिंग से, लेकिन ये मोर इफेक्टिव है, लेकिन लेस एफिशिएंट है, टाइम ज़्यादा लगता है। इसीलिए आपने करना क्या है, सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन रिवीजन आखिरी महीना जो होगा ना, सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आपने रिटन फॉर्म में दोबारा करना है, या अगर कोई नया क्वेश्चन सेलेक्ट किया तो वो सिलेक्टेड रिटन फॉर्म, बाकी क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ लेना है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा, इसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट अंडरलाइन कर। अब तो अंडरलाइन करने के आप एक्सपर्ट हो गए, कीवर्ड्स पता चल जाता होगा। देखें क्या क्वेश्चन में वही इश्यूज आइडेंटिफाई हुए हैं, जहाँ पे कमी बेशी होगी उसको अपने पास नोट कर लीजिएगा। तो ज़्यादातर आपकी आखिरी महीने में जो रिवीजन होगी वो थ्रू रीडिंग होगी। ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ठीक है, कंसेप्ट आपने महीने याद कर लिए होंगे, नहीं याद किए होंगे तो वो आप जैसे मुनासिब समझते हैं लिख के या ज़बानी में कर ले, लेकिन क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करनी है रिवीजन स्टेज पे, रिटन कम वर्बल ज़्यादा, रिटन सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 रिवीजन में रिटन फॉर्म में करने के लिए। कह रहा है ऑफर एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द अबव इश्यूज, ऊपर जो भी इश्यूज है उनकी एक्सप्लेनेशन दीजिए। हमें क्या पता कौन सा इशू है, मुझे तो पता नहीं चल रहा, रिक्वायरमेंट पढ़ के समझ ही नहीं आई क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। शाबाश। You are the training manager at government company chartered accountant. Some trainees in the firm have requested you to clarify the following issues. पहला कहना आइडिया डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है? डिस्पोज करना। हाँ जी, कैंसल करना। एनी ऑडिट डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ हिज ओपिनियन आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कर सकता है। ये जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ओपिनियन है ना, इसने क्वेश्चन में मेन रोल प्ले किया है कि चूंकि ये एविडेंस का हिस्सा है, हमारे ओपिनियन का हिस्सा है, ये डिस्कार्ड नहीं कर सकते। और ये भाई ये बताएंगे क्या क़यामत के लिए डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि कोई सर्टेन टाइम पीरियड है? हाँ जी, सर्टेन टाइम पीरियड बताए। कब तक डिस्कार्ड नहीं कर सकते? 5 साल। देखा, अच्छा वाला कंसेप्ट आता भी है लेकिन पास नहीं हो पाते स्टूडेंट 5 साल वाले। 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट
और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। ये 46(7) वाले हैं। 46 पहले वाला तो 25 वाला था ना, ये 46(7) वाले हैं। हाँ, अभी मजीद क्या, शाबाश, फर्म पॉलिसीज करता है, ठीक है। तो वैसे अब देखिए उसने 3 नंबर दिए हैं, तो वो सिर्फ यस या नो तो नहीं करेंगे, उसको बताना पड़ेगा। डिस्कार्ड नहीं कर सकते, कब तक रिटेन करना है। ऑडिटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिटेन करें। कब तक, फर्म के पॉलिसी पे डिपेंड करता है, 5 ईयर वगैरह। 1 क्लियर जी। अच्छा, अगर मैं इसमें से ये लाइन हटा दूं, फार्मिंग पार्ट ऑफ हिज ओपिनियन, अब पूछूं आपसे, फिर आप 2 हिस्सों में लेके जाएंगे। अगर तो वो ऐसा है जो कि सुपरसीडेड पेजेस है, तो उनको डिस्कार्ड किया जा सकता है। अगर वो फार्मिंग पार्ट ऑफ ओपिनियन है, तो फिर यही कंसेप्ट आ जाएगा। क्लियर, सुपरसीडेड वाले तो कर सकते हैं। B, the changes that can be incorporated during file assembly process, citing 3 such examples. फाइल असेंबली प्रोसेस में क्या चेंजेस कर सकते हैं? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस। कह रहे इसकी 3 एग्जांपल दो, कोई एग्जांपल दे दीजिए। उनकी तरफ कर दूंगा, उन्होंने एग्जांपल थोड़ी ना, आपने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है इंशाल्लाह। उनको एडवाइस है, क्लाइंट एडवाइजरी सर्विस लेने के लिए तैयार है, कंसल्ट कर लूँ एक्सपर्ट से, ऐसा तो नहीं। माशाल्लाह आपने खुद भी ओपिनियन है, तो बताइए, शाबाश। एग्जांपल आता है आपको, आप माशाल्लाह पढ़ने वाले स्टूडेंट है, आता है, थोड़ा हिम्मत करने की जरूरत है। बता, कोई एक एग्जांपल बता दे, कोई एक। क्या 4 एग्जांपल हमने पढ़ी थी ना, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की, सॉर्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग, और डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसेडेड पेज, डॉक्यूमेंटिंग फॉर विच एविडेंस हैज ऑलरेडी, और 4th कौन सी वाली थी, साइनिंग ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट। सी, the circumstances under which it becomes necessary to perform new procedures or add new audit documentation, new procedures, ये बड़ा अहम लफ्ज है। After the issuance of auditor's report and the matter that should be documented in such a situation। अब हमें किस तरफ लेके जा रहा है, एक्सेप्शनल चेंजेस। तो सर्कमस्टेंसेस बताइए, 2 सब्सिक्वेंट आइडेंटिफाइड और मिस स्टेटमेंट, ठीक है। आफ्टर इश्यूज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आइडेंटिफाई हो जाए, तो इसके बाद हमने डॉक्यूमेंट्री कौन से डॉक्यूमेंट करने हैं, रीजन, स्पेसिफिक रीजन हमें, हु मेड द चेंजमेंट, और जो एडिशनल चीज है वो क्या है कि न्यू प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड, हाँ, कंक्लूजन और इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। शाबाश, क्लियर, ये तीनों क्वेश्चन क्लियर, ठीक है जी। इसमें उसने हमसे रिटेंशन प्रिंसिपल पूछा ए में, बी में उसने हमसे फाइल असेंबली पीरियड के बारे में पूछा, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस, और सी में एक्सेप्शनल। ये क्वेश्चन तकरीबन पूरे चैप्टर के उसने मेजर कंसेप्ट्स पूछ लिए। 5, इन हाउ मेनी डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ हिज, 1 मिनट है, फर्म की पॉलिसी में पूछा है, शाबाश। नॉर्मली क्या है, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, अच्छा इसमें ग्रुप ऑडिटर की बात तो नहीं है, पक्का, चलिए ठीक है, 60 डेज लिख दे। 6, अच्छा 6 ध्यान से पढ़िएगा, इसमें एक लफ्ज की वजह से, सिर्फ एक लफ्ज की वजह से, असल में आई कैप आपको ये चाहता है, देखिए जैसे होता है ना, बाज़ औक़ात कुछ बड़े एक्सपर्ट वकील होते हैं, ये आपको आई कैप का वो जो मेरी जजमेंट के मुताबिक आई कैप की रिक्वायरमेंट है, जो उसने कहीं पे ना बताई है ना लिखी है, लेकिन वो चाहता ये है, ये मेरी जजमेंट है, मेरा अपना ख्याल है, मैं भी गलत हूँ। सर वकील होता है ना, बाज़ आपने देखा होगा, वो पैराग्राफ में से एक पॉइंट ऐसा निकालते हैं, पूरा केस चेंज हो जाता है। कुछ जो एक्सपर्ट नेचर के वकील ऐसे होते हैं, उसमें एक चीज़ ऐसी,
उसी तरह आई कैप ये चाहे देखें, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जो आम जो अकाउंटेंट है उसमें फ़र्क, हमें एक एक लफ्ज़ की सिग्निफिकेंस का पता होना चाहिए, क्योंकि हमने हाई लेवल पे बैठ के काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, कम्युनिकेशन करनी है, उसमें एक एक लफ्ज़ से जो मैसेज चेंज हो जाता है, हमें वो स्किल डेवलप करनी है कि एक एक लफ्ज़ का इम्पैक्ट देख सकें कि क्या होगा। तो आई कैप ने आपने देखा होगा इसी तरह अजीबो गरीब सा एक लफ्ज़ या सेंटेंस बना लेता है, मतलब नॉर्मल सेंस कोई और चल रही होता है और फिर कहता है इसमें से इसका मतलब ये भी था, जो पहले हमारे जहन में कभी भी नहीं आएगा, लेकिन जब सोल्यूशन पढ़ते हैं ना तो बंदा कहता है वाकई इसका ये मतलब भी बनता है। तो आई कैप ये चाहता है कि आप एक एक लफ्ज़ जो है उसको, जो क्रिटिकल वर्ड्स है उनको आइडेंटिफाई करने के काबिल हों और वैल्यूएट कर सके कि इनका आपके डिसीजन पे क्या इम्पैक्ट होगा। एक एक लफ्ज़ आपको, इसलिए मैं आपको बार बार जोर देता हूँ रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट के बाद फिर क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन में भी बाजुकात एक एक लफ्ज़, जैसे वो रिलेटेड पार्टी वाली एग्जांपल थी, इट वाज डिस्कवर्ड, ठीक है, इससे तो आपने ध्यान दें। इसमें भी देखिए सेम, सिर्फ एक लफ्ज़ की वजह से पूरा क्वेश्चन का नेचर चेंज हो जाती है। कह रहा ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सलीम लिमिटेड वाज साइंड ऑन 30 अप्रैल 2016 आफ्टर इशुएंस ऑफ द ऑडिट। अच्छा ये नहीं बोला आफ्टर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले तो ये ज़हन में रखें, इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कहाँ तक है, हमने क्लाइंट को ऑडिट रिपोर्ट दे दी है। अब क्वेश्चन में ये तो मेंशन कर दिया हमने रिपोर्ट दे दी है, मेंशन नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई कि नहीं हुई, तो मे भी इशू हुई हो, मे भी अभी ना, बारह ऑडिट रिपोर्ट की बात है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वाले से बहुत पॉसिबिलिटीज डिस्कस किया करते हैं। After issuance of audit report, auditor was informed that a major debtor has become bankrupt. ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं, पहले ये बताइए। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट तो इशू हो चुकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं ना बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं ना बताया, तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, एग्रीड। अच्छा दूसरा, अब ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर चुके हैं, उसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हो, पैसिव रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवाइज होंगी और ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज होगी? बिल्कुल, वो सारे प्रोसीजर चैप्टर 20 वाले आ जाएंगे, लेकिन किस हद तक क्या चीज लिखनी है ये रिक्वायरमेंट बताएगी। स्पेसिफाई द मैटर्स दैट द ऑडिटर वुड बी रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट इन द अबव सिचुएशन। बताइए बैंकरप्सी ऑफ डेटर के प्रोसीजर लिखेंगे या नहीं? क्यों नहीं लिखेंगे? लफ्ज़ डॉक्यूमेंट से, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट की बजाय अगर वो कहता है रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है, या प्रोसीजर मैटर टू बी डॉक्यूमेंट की बजाय प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड कह देता, ये हमारा 21 का नहीं चैप्टर 20 का क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। अब यहाँ पे उसने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का पूछा है, प्रोसीजर का पूछा ही नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है? 21 का। तो हमने सिर्फ मैटर्स टू बी डॉक्यूमेंटेड लिखने हैं, क्लियर। अच्छा ये कौन से वाले, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज है? तो एक्सेप्शन वाली केस है, तो उसमें वो 4 पॉइंट लिखेंगे, पहले बता देंगे एक्सेप्शनल नेचर की सर्कमस्टेंसेस है, बैंकरप्सी ऑफ डेट, सब्सिक्वेंट इवेंट आफ्टर, और इसमें हमने ये 4 प्रोसीजर लिखने हैं जो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर जी। ये था जी हमारा 21 के पास्ट पेपर के क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब ये भी डिस्कस हो गए। नेक्स्ट 22। अच्छा 22 से पहले इसके कुछ थीम एज यूजुअल, आपको पता है चैप्टर डिस्कस करने से पहले हम कुछ थीम बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि इस चैप्टर की ऊंच नीच, इसमें क्या डिस्कस हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ खत्म, ये सारी चीज़ें हम कर सकते। हमारी जो टाइप्स ऑफ इंगेजमेंट है, जो कोई भी सीए फर्म परफॉर्म करती है प्रैक्टिस में, उसकी बड़ी टाइप्स, वैसे तो बेतहाशा टाइप्स की सर्विसेज, बड़ी टाइप्स इसकी 2, एक है अश्योरेंस इंगेजमेंट,
और दूसरी है नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट को समझ लीजिए रिलेटेड सर्विसेज भी कहते हैं। कैफ लेवल पे रिलेटेड सर्विसेज का नाम यूज़ नहीं करता, सी फैब लेवल पे करता है। ये इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ताकि सी फैब जाके फ़ौरन रिलेटेड आए, फ़ौरन पिक कर ले आप इससे मुराद क्या है इसकी। वरना कैफ लेवल पे वो क्या टर्म यूज़ करते हैं, नॉन इंश्योरेंस। दो तरह की सर्विसेज, इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज की दो बड़ी एग्जांपल्स हैं, रीजनेबल और लिमिटेड। और नॉन इंश्योरेंस की भी दो बड़ी एग्जांपल्स हैं, एक कंपाइलेशन सर्विसेज और एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर सर्विसेज। कंपाइलेशन और भी हैं, अदर्स भी कर लेते हैं, अदर और भी बेतहाशा है, लेकिन सिलेबस की हद तक सिर्फ कंसेप्ट रख रहा हूं। कंपाइलेशन और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, ठीक है जी। अदर्स भी हम बता। एश्योरेंस एंगेजमेंट में दो बड़ी टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट है, रीजनेबल और लिमिटेड। रीजनेबल की एग्जांपल है ऑडिट, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट की एग्जांपल है रिव्यू। अच्छा, एक सबसे बड़ा फर्क मैं आपको बता दूं, पहले हम देखेंगे इन दोनों का फर्क, इसके बाद इन दोनों का फर्क। भाई टी को या तो पानी पिला दीजिएगा मुझे, टी है जब बैठा आप रहने नहीं रहने दे। हाँ एक मिनट अरे मैं देख लूँ शायद यहाँ पे हो। नहीं ये बस ब्रेक में रेस्ट ही करना है मैंने, कोई ऐसा मसला नहीं, बस वो ना थोड़ी देर के बाद ना, थोड़ी देर के लिए ज़रा थोड़ा फील होता है। अच्छा, एश्योरेंस एंगेजमेंट की दो टाइप्स, रीजनेबल। अच्छा पहले आपको इन दोनों में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है, एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड है, चाहे वो रीजनेबल यानी ऑडिट हो, चाहे लिमिटेड यानी इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड है। और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं है, अच्छी बात है, रिक्वायर्ड नहीं है, ये सबसे बड़ा फर्क है। क्लियर? एक दूसरा फर्क, जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है इनमें ऑडिटर जो भी लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करता है, ये स्टैंडर्ड्स ने बताए होते हैं उनके मुताबिक परफॉर्म करता है। जबकि जो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं इनमें चूंकि कोई एश्योरेंस ही प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इसमें एश्योरेंस लेवल तो ज़ीरो है और इसमें प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं ये क्लाइंट बता रहा है। ये कौन बता रहा होता है? यानी एश्योरेंस एंगेजमेंट में हम ISS को फॉलो करते हैं हर चीज़ में, और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट में इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड है, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये बात समझ आ गई। अच्छा अब सुन लीजिए कंसेप्चुअली इनका ये एंगेजमेंट किस किस्म की है। ऑडिट है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिव्यू भी है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्क सिर्फ ये ऑडिट में लेवल ऑफ एश्योरेंस रीजनेबल है, प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म किए जाते हैं। रिव्यू में लेवल ऑफ एश्योरेंस मॉडरेट है, प्रोसीजर कम परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक? और लेकिन होती दोनों में वेरिफिकेशन है, ये ज़हन में रखिएगा। ऑडिट में भी वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
रिव्यू में भी वेरिफिकेशन लेवल ऑफ एश्योरेंस का और एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर का फर्क है। जहाँ पे लेवल ऑफ एश्योरेंस ज़्यादा, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर भी ज़्यादा, जहाँ पे लेवल ऑफ एश्योरेंस कम। कंपाइलेशन है, ये थी वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एश्योरेंस कंपाइलेशन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें वेरिफिकेशन नहीं होती। क्या होती है? कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या है? एन एंगेजमेंट टू कंपाइल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करे वो, अगर क्लाइंट जैसे हमें ये कहता है ऑडिट फर्म को कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके दो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके दो, तो ये कौन सी एंगेजमेंट होगी? ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट होगी। इसमें क्या लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा? कोई लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक डिस्कशन चलती है अक्सर कि ऑडिटर ऑडिट या रिव्यू सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है, वो कंपाइलेशन एंगेजमेंट भी परफॉर्म कर सकता है। क्या दोनों सर्विसेज इकट्ठी दे सकता है? शाबाश। इस सवाल का जवाब हमने कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ा था कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है। लिस्टेड कंपनी के केस में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अनलिस्टेड कंपनी के सेफगार्ड थे, वो टीम सेपरेट होंगी वगैरह, और टीम का हिस्सा नहीं बना के भेजा जाएगा वगैरह वगैरह। बहरहाल कंपाइलेशन की नेचर समझ आ गई। ठीक है। कंपाइलेशन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर या कोई और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे क्लाइंट ने कहा टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर दो, वो भी कंपाइलेशन में आएगी। अब है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, देखिए कंपाइलेशन में कहा जाता है कि ऑडिटर काम कर रहा है काउंटिंग नेचर का, और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में ऑडिटर काम कर रहा है ऑडिट नेचर का। और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में भी वेरिफिकेशन होगी, है ना मजे की बात। ऑडिट और रिव्यू में भी वेरिफिकेशन होती है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में वेरिफिकेशन होगी, लेकिन वो एश्योरेंस है, ये नॉन एश्योरेंस कैसे है? इसलिए कि ऑडिट एंड रिव्यू में हमने जो प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं वो ISAs के मुताबिक करने होते हैं। इसमें क्लाइंट का, हम क्लाइंट को कहते हैं ठीक है सर आप जो प्रोसीजर, एग्रीड अपॉन नाम में ही कंसेप्ट छुपा है कि ऑडिटर ने वेरिफिकेशन के लिए वो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं विच हैव बीन एग्रीड अपॉन बिटवीन क्लाइंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। तो ये है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। कंपाइलेशन भी नॉन एश्योरेंस, कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में भी कोई एश्योरेंस नहीं है। फर्क क्या है दोनों में? कंपाइलेशन है काउंटिंग नेचर की सर्विस और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है ऑडिट नेचर की सर्विस, यानी इसमें प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, वेरिफिकेशन प्रोसीजर। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में ना आप काम कर रहे होंगे ऑडिट नेचर का ही। जैसे इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक क्लाइंट था बैंक, उसको कुछ शक था कि उसके एक मैनेजर ने जो 50 मिलियन से ऊपर के जितने भी लोन्स हैं ना उनमें कोई डंडी मारी है, या तो सिक्योरिटी सही वैल्यू की नहीं है, अंडर वैल्यू, या सिक्योरिटी है ही नहीं, या जो लोन दिया है वो उसमें कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने CA फर्म को एंगेज किया और क्या कहा, उन्होंने कहा सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोड़े, वो नहीं, सिर्फ इस ब्रांच में जाना है आपने। इस ब्रांच में भी बहुत से एरियाज है, डिपॉजिट्स भी है, बोरिंग्स भी हैं, इनकम भी है, एक्सपेंसेस भी हैं, सबको छोड़े, सिर्फ आपने लोन्स को देखना है। लोन्स में भी 50 मिलियन से ऊपर वाले, और उसमें आपने ये देखना है कि क्या सिक्योरिटी पूरी है कि नहीं, क्या हमारे जो SOPs होते हैं लोन देने के उनको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, ये चीज़ें कुछ उसने 8-10 चीज़ें लिखी थी। ये बताइए कौन सी एंगेजमेंट है? क्या ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है? नहीं, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर ही नहीं रहे। ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। ठीक है। एक और क्लाइंट था, वो कहने लगा, हालांकि लिस्टेड क्लाइंट था लेकिन वो थे रिव्यू एंगेजमेंट थी, लिमिटेड एश्योरेंस। 6 महीने बाद, आपने शायद पढ़ा होगा लॉ में लिखा हुआ 6 महीने बाद रिव्यू एंगेजमेंट। तो उसने कहा सर हमारी कैश फ्लो, बाकी चीज़ें तैयार कर दी हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम नहीं बना रहे, वो आप हमें बना के दीजिएगा। क्या उसकी ये रिक्वेस्ट जस्टिफाइड थे? हमने कहा सर ये तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट है,
अगर हम इसको परफॉर्म करेंगे तो ये तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड राइज हो जाएगा, हम परफॉर्म नहीं कर रहे। हाँ करें आप, इसमें किसी जगह पे आपको अगर कोई फॉर्मेट में या ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम, वो डिस्कस कर लें, रूटीन नेचर की डिस्कशन, वरना हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है कंपाइलेशन और एग्रीबो। फर्क समझ आ गया आपको? ऐसा चलिए ठीक। अच्छा अब सुनिए, हमने चैप्टर 1 से लेके 21 तक जितने वो क्या थे, चैप्टर 1 तो बेसिकली जनरल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट का था। 2 से लेके हमने वो ऑडिट से रिलेटेड, क्योंकि 20 के करीब चैप्टर बन जाते हैं बेसिक। रिव्यू में आप देखेंगे सिर्फ एक ही चैप्टर, इसके 2 रीजन हैं। एक रीजन है इसकी कि रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड किया, डेफिनेटली प्रोसीजर कम होंगे। ऑडिट में रिजर्वेशन प्रोसीजर ज़्यादा होंगे। एक रीज़न तो ये है कि रिव्यू में प्रोसीजर, लेकिन इतने भी कम तो नहीं ना होने चाहिए कि वो 20 और ये 1। दूसरी रीज़न क्या है, आप इसमें देखेंगे जो जो प्रोसीजर परफॉर्म करने को कह रहे हैं ना, वो एक लाइन में कह के आगे निकल जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, कहते हैं आपने सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिट में देखे थे, इधर भी सब्सिक्वेंट देखेगा, बस एक लाइन में लिख के अगला कंसेप्ट शुरू कर। क्यों? वो पढ़ चुके हैं। क्या दोबारा पढ़ने की जरूरत है कि सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है, एडजस्टिंग क्या है, नॉन एडजस्टिंग क्या है? नहीं, सेम प्रोसीजर। यहाँ पे कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, एक लाइन में क्या है, आगे दूसरा कंसेप्ट शुरू कर देगा। ये नहीं बताएगा एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है, यूजेस कितनी तरह के हैं, 3 तरह के, इनको आपने एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसे, कुछ गाइडेंस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? पहले पढ़ चुके, होना भी ऐसे चाहिए। तो असल में जो बड़ी रीज़न है इसके एक चैप्टर की, वो सिर्फ ये है कि इसमें जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है वो पहली रीज़न ऑडिट से कम है, और दूसरी जो है ना वो भी आप पढ़ चुके हैं। तो आपको सिर्फ ये बताएगा ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, उसकी डिटेल नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? पढ़ चुके हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, ये रीज़न है इसकी। लेकिन मुझे बताइए, क्या ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री हुए थे? सिग्निफिकेंट फेजेस और प्रोसीजर वो सारे सेम होंगे, कुछ प्रोसीजर कम होंगे, जैसे इसमें ज़्यादा डिटेल में काम नहीं करते। ठीक है, इसमें ज़्यादा हम डिटेल में काम नहीं करते, तो इसलिए कुछ प्रोसीजर कम होंगे। ठीक है, लेकिन जो प्रोसीजर होंगे वो ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं। हाँ, नॉर्मल ऑडिट में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट थी, एंगेजमेंट लेटर थे, इसमें भी थे, लेकिन आप देखेंगे कि वो सेम कंटेंट्स है तकरीबन, सिर्फ एक आधा कंटेंट फर्क होगा कि आपने देखना है पर्पस भी, कि वो तो स्टैट्यूटरी ऑडिट था ना, वो तो स्टैट्यूटरी ऑडिट था, ये यहाँ पे नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये सॉरी नॉन स्टैट्यूटरी एंगेजमेंट है। तो इसका पर्पस क्या है? क्या किसी से लोन लेने के लिए करवा रहे हैं? एक चीज सुन लें, एक है कंपनीज की वेरिफिकेशन। कंपनीज के लिए लॉ ने कहा है ऑडिट रिक्वायर्ड है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। ये रिव्यू एंगेजमेंट की 2 टाइप्स हैं, हमारे सिलेबस में एक ही है, लेकिन रिव्यू एंगेजमेंट की 2 टाइप्स हैं। एक है बड़ी बड़ी कंपनीज के 6 महीने का रिव्यू, वो स्टैट्यूटरी है, और एक है छोटी छोटी कंपनी, सॉरी छोटी छोटी ऑर्गेनाइज, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, उनकी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू। तो याद देखिए, रिव्यू एंगेजमेंट साल का भी हो सकता है, पार्ट ऑफ द ईयर का भी हो सकता है। हमें जो डिस्कशन करा, वैसे कंसेप्ट सेम ही अप्लाई होते हैं तकरीबन, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहा है ना वो ज़्यादातर वो कर रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर किसी जगह रिपोर्ट में आपको लगे कि रिव्यू एंगेजमेंट फॉर द ईयर एंडेड, और किसी जगह नजर आए रिव्यू एंगेजमेंट फॉर द हाफ ईयर एंडेड, तो दोनों हो सकती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब इसका थीम देखिए चैप्टर, पहले हम पढ़ेंगे एश्योरेंस से रिलेटेड, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट,
कि जब आपने भाई ऑडिट एग्री किया था, उसकी टर्म्स एग्री की थी, रिव्यू की भी टर्म्स एग्री होंगी। नेक्स्ट प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करने हैं रिव्यू एंगेजमेंट में, उनका जिक्र होगा। ठीक है, प्रोसीजर कौन से, देखिए प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग, यही 3 स्टेजेस थी बड़े। ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है हमारा प्लानिंग स्टेज, ये है परफॉर्मेंस स्टेज, और ये है रिपोर्टिंग स्टेज। 4 और 5 में फ़र्क क्या है? 4 आपका रिपोर्ट का जो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उससे रिलेट करता है, और 5 आपकी बाकी की रिपोर्ट है। मुझे बताइए, क्या ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट एंगेजमेंट में रिपोर्ट होती थी, रिव्यू एंगेजमेंट में रिपोर्ट नहीं होगी? लेकिन क्या दोनों का फॉर्मेट सेम होगा? हाँ, चेंज, शाबाश, मेन कंसेप्ट सेम होंगे। सबसे बड़ा फर्क पता क्या होगा? कंक्लूजन का। यस सर। रिपोर्ट में हमारा कंक्लूजन होता है, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यहाँ पे होगा नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल में डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर। बाकी तकरीबन वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उधर, वही मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर, वही ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर, वही इधर। ठीक है, बाकी कंसेप्ट्स तकरीबन सेम हो गए। उधर भी एमसीक्यू मैटर दे सकते थे, इधर भी एमसीक्यू मैटर दे सकते हैं रिपोर्ट में। उधर भी गोइंग की ऑडिट मैटर। बताइए, क्या रिव्यू एंगेजमेंट में एमसीक्यू मैटर आ सकता है? या अदर मैटर आ सकता है? की ऑडिट मैटर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि की ऑडिट मैटर के नाम में इसकी रीजन छुपी हुई है। क्यों नहीं आ सकता? वो ऑडिट के केस में आएगा। वो की ऑडिट मैटर है, की रिव्यू मैटर नहीं है। अगर उसका नाम की रिव्यू मैटर होता फिर रिव्यू एंगेजमेंट में भी आता। तो की ऑडिट मैटर आएगा हमेशा ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनीज के केस में। चलिए, ये हमने ओवरऑल इसको डिस्कस किया। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप पिछले कुछ अरसे में नहीं आए, लेकिन आ सकता है आज का आपको पता है, कुछ पता नहीं है। यहाँ बता रहा है सीए फर्म डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, ये हमने डिस्कस कर लिया। एश्योरेंस सर्विसेज भी जो ऑडिट और रिव्यू है, और रिलेटेड सर्विसेज भी जो एग्रीमेंट प्रोसीजर कंपाइलेशन है, और इसके अलावा भी बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। फिर कह रहा है एक खास बात, एग्रीमेंट प्रोसीजर कंपाइलेशन में कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती, ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है कंपाइलेशन में, और एग्रीमेंट प्रोसीजर में एश्योरेंस। फिर ऑडिट क्या बता रहा है? चारों सर्विसेज की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ऑडिट क्या है? एश्योरेंस एंगेजमेंट जिसमें, रिव्यू क्या है? एश्योरेंस एंगेजमेंट जिसमें, और एग्जांपल दे दी उसने। ठीक है, कह रहा है ये किस तरह की एंटिटी का रिव्यू होता है जिनका ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जो कंपनीज हैं उनके लिए तो लाजमी है ऑडिट करवाना। जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है ना, ये ऑडिट भी करवा सकते हैं, रिव्यू भी। तो इनकी नॉर्मली प्रेफरेंस होती है कि रिक्वायर्ड बाय लॉ तो है ही नहीं, तो छोटे वाला काम करवाएं तो काफ़ी। एग्रीमेंट प्रोसीजर में ये ऐसी इंगेजमेंट है जिसमें प्रोसीजर जो परफॉर्म किए जाते हैं वो मैनेजमेंट के साथ या अगर कोई थर्ड पार्टी हो उसके साथ मिलके एग्री किया जाता है, और जो वो कहते हैं वही प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। आईएसएस को फॉलो नहीं किया जाता, यानी प्रोसीजर जो है वो क्लाइंट बताए। कंपाइलेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। फिर ये डिफरेंस है ऑडिट और रिव्यू में। इस डिफरेंस को एक दफ़ा देखें। ये डिफरेंस मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है, ज़रा पढ़ के देखें बाकी पढ़ाया है कि नहीं। पहले वाला पढ़ा दिया पर सर, चले आगे। इसमें एक अहम चीज़ नोट कीजिए, प्रोसीजर में रिव्यू में नॉर्मली टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म नहीं होते। और आगे जो उसने एग्जांपल्स दिए हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अंडरलाइन करें। एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछे कि बताइए क्या रिव्यू एंगेजमेंट में
एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर सेंड करना रिक्वायर्ड है? क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? क्या फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री रिव्यू में रिक्वायर्ड है? टेस्ट करना, लेकिन क्या एनालिटिकल प्रोसीजर रिक्वायर्ड है? वो तो रिस्क असेसमेंट है ना, वो टेस्ट डिटेल में थोड़ा ही है। क्लियर? तो ये इसमें अहम चीज, ये जो लफ्ज़ है रिव्यू ऑर्डरली डज नॉट रिक्वायर, यहां से लेके यहां तक, इसको जरूर ध्यान में रखें। और फिर कह रहा है ऑडिट होता है आईएसएस के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक। रिव्यू होता है आईएसआर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के मुताबिक। ये क्लियर है जी? ये वाला मुझे खास तौर पे बताइए क्लियर। बाकी ओपिनियन आपने ये चैप्टर 1 में याद कर लिया था, अगर आपको याद हो, ये वही वर्डिंग है। अच्छा, अब ये 1-2 मिनट, इसके बाद लेक्चर में पॉज आएगा, नमाज की ब्रेक होगी, उसके बाद नमाज के बाद दोबारा 10 मिनट के लिए मजीद, फिर हम बी पार्ट की तरफ जाएंगे। आपने काम करना है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिव्यू किया, आपने टर्म्स इनको पढ़ना है और मुझे बताना है इनमें से कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो कि ऑडिट में भी थी, रिव्यू में भी, और कौन सी टर्म ऐसी है जो रिव्यू में है, ऑडिट में नहीं थी। यानी फर्क, जो तो टर्म्स दोनों जगह पे सेम थी उनको टिक करते जाएं, और जहां पे फर्क है वो आपने हाईलाइट करना है, या उसके साथ कोई एरो वगैरह लगा दें, पता चल जाए। ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी यही काम कीजिए। यहाँ पे नमाज ब्रेक लेते हैं, नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर 5:30 बजे दोबारा क्लास में मिलते हैं, ठीक है जी। जी पॉज कीजिएगा जी। टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट आपने पढ़ ली होंगी रिव्यू की, तो आपको कोई फ़र्क नज़र आया रिव्यू की टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट और ऑडिट की टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट? जो 2 बड़े पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे फ़र्क 6 और 7 है कि रिव्यू की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में 6 पॉइंट, स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट इज नॉट एन ऑडिट एंड देयरफॉर प्रैक्टिशनर विल नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी एक स्टेटमेंट रिव्यू की टर्म्स क्लियरली लिख दी जाती है, भाईजान इस ये रिव्यू एंगेजमेंट है, इसको ऑडिट एंगेजमेंट नहीं समझना, इसमें हम ऑडिट ओपिनियन नहीं देंगे। फिर क्या देंगे? रिव्यू का कंक्लूजन देंगे। ऑडिट के लिए वर्ड बोली जाती है ओपिनियन, रिव्यू के लिए वर्ड बोली जाती है कंक्लूजन, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे? हम ऑडिट ओपिनियन नहीं देंगे। ऑडिट ओपिनियन नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे? व्यू कंक्लूजन। और दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए ये असल में रिव्यू, जो ऑडिट हमने पढ़ा था ना, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ, वो था कंपनीज के लिए। ये रिव्यू करवाया जा रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए, जिनके लिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। तो हम उनसे पूछेंगे तो सही, भाई जब लॉ रिक्वायर नहीं करता, लॉ ने आपको कोई लिफ्ट नहीं करवाई सोल प्रोवाइडर पार्टनरशिप को कि ऑडिट करवाना है कि रिव्यू करवाना है, आप रिव्यू फिर करवाना चाह रहे हैं, क्यों करवाना चाह रहे हैं? बेनिफिट्स, वो बताएंगे बेनिफिट्स हैं, या हो सकता है बताएं कि जो प्रोबेबल रीजन होती है, सर बैंक से लोन लेने के लिए गए हैं और बैंक ने कहा कि आप रिव्यू करवा लें, ऑडिट रहने दें, ठीक है। तो रिव्यू, तो इसलिए हम, तो जो भी पर्पज़, इसलिए कि अगर पर्पज़ ये है, यूज़ जो है इसका वो कोई स्पेसिफिक यूज़ है, तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट रिपोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन भी रिस्ट्रिक्ट होगी। हम फिर कहेंगे अच्छा फाइनेंशियल में ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ बैंक को जाएगी और किसी को नहीं जाएगी, इसका हमारी रिपोर्ट पे कोई इम्पैक्ट होता है? शाबाश, अदर मैटर पैराग्राफ ऐड करेंगे हम। क्या रिव्यू की रिपोर्ट में भी एमसीओ मैटर अदर मैटर आ सकता है? लेकिन की ऑडिट मैटर नहीं आ सकता। शाबाश। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे कंसेप्ट उसने डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे कहता है कि आपने देखना एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये डिस्कस नहीं किया कि अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या करना है? वो ऑडिट वाला ही होगा, ठीक है। एक्सेप्टेबल नहीं लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है बाकी, यानी जो सिंपल रूल, जिस चीज़ की उसने डिस्कशन नहीं की ना, वो ऑडिट वाला, जिसकी ये डिटेल डिस्कशन नहीं की। 3 प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड इन अ रिव्यू एंगेजमेंट। प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करने हैं? कह रहे 3। देखिए, एक है इसका आंसर 2 मार्क्स के साथ और एक है इसका आंसर 10 मार्क्स के साथ। क्वेश्चन क्या है? रिव्यू एंगेजमेंट में कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते? वो ऑडिट में तो बेतहाशा थे ना,
हमने हर एरिया के अलग-अलग प्रोसीजर्स है, यहाँ पे उनमें से कोई भी नहीं बता रहा क्योंकि वो कंसेप्ट तकरीबन वही अप्लाई होंगे। यहाँ पे आपको नेचर बता रहा है कि किस, जैसे कह रहा है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करो, ठीक है, पहला प्रोसीजर है इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, अदर रिव्यू प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। याद रखिए ऑडिटर के टोटल प्रोसीजर जो होते हैं वो होते हैं पहला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव की दो टाइप्स होती हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल। चूँकि जो टेस्टिंग वाला काम है ये ज़्यादा डिटेल वाला काम है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स, तो रिव्यू में इनको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर भी होंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल टेस्ट ऑफ डिटेल्स नहीं होते हैं। तो अगर 2 नंबर के साथ पूछे कि रिव्यू एंगेजमेंट में कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, आपने कहना इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, अदर रिव्यू प्रोसीजर। चाहे तो नीचे एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है कि इन रिव्यू टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये तो किए जाते हैं ना, जो नहीं किए जाते उसका भी जिक्र कर दें कि इन रिव्यू टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म। करना चाहे तो करते रहो जितना मर्जी, वो गया, रिक्वायर्ड नहीं। अगर ज़्यादा मार्क्स के साथ क्वेश्चन पूछे तो आपको पता है हमने फिर हर एलिमेंट को एक्सप्लेन करना है। कह रहे हैं इंक्वायरीज, आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि रिव्यू में किस तरह के प्रोसीजर होते हैं। अगर हम ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे सीनियर ने कहा फिजिकल वेरिफिकेशन, सॉरी इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन करो। हम सबसे पहले इन्वेंट्री के बैलेंस को कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के साथ, इंक्रीज तो नहीं है, अगर ज़्यादा इंक्रीज है तो आपको रिस्क होता है कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो चुकी है। फिर इसके बाद क्लाइंट से इन्वेंट्री शीट लेते हैं, उस इन्वेंट्री शीट की फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, वो क्वांटिटी को मैच करने के लिए, कॉस्ट को मैच करने के लिए वो जो FIFO लेजर कार्ड होते हैं या वेटेड है वो देखते हैं, रिकैलकुलेशन देखते हैं कि लेजर कार्ड की रिकैलकुलेशन ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई करके अमाउंट देखते हैं टोटल ठीक है, और ईयर एंड के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट देखते हैं कि डिफेक्टिव इन्वेंट्री तो नहीं है फॉर एग्जांपल। ये सारे प्रोसीजर, और इसमें भी जो ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री परचेज हुई है, जो ड्यूरिंग द ईयर, उसके भी सैंपल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, ठीक है, सैम्पलिंग की जाती है, टेस्ट ऑफ डिटेल टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर यही वो हमारा मैनेजर हमें कहे कि रिव्यू एंगेजमेंट में इन्वेंट्री को वेरीफाई करो, हमने क्या करना है, सिंपल क्लाइंट से जाके इंक्वायरी करने, पहले एनालिटिकल प्रोसीजर कर लें, पिछले साल की निस्बत इस साल क्या अगर इन्वेंट्रीज, अच्छा अगर इन्वेंट्रीज तकरीबन सेम है ना लास्ट ईयर, ऑडिट में फिर भी हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं, उतने रिस्क हो गया तो ज़्यादा करने। रिव्यू में याद रखिए अगर एनालिटिकल प्रोसीजर से रिस्क सामने नहीं आता ना, आपने मजीद प्रोसीजर परफॉर्म, यानी सिर्फ इंक्वायरी वगैरह कर लेते हैं, पूछताछ फिर भी कर लेते हैं, एनालिटिकल इंक्वायरी या सब्सिक्वेंट इवेंट का रिव्यू कर ले, बस डिटेल वेरिफिकेशन रिव्यू में रिक्वायर्ड नहीं होती। रिव्यू में हम क्लाइंट से पूछेंगे सर एनालिटिकल प्रोसीजर से हमने देख लिया पिछले साल के जितना ही बैलेंस है, आप बताइए आपके ख्याल में इन्वेंट्री में कोई रिस्क तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लाइंट ने कहा नहीं, हमने कहा ओके। फिर इसके बाद क्या स्टॉक आउट करने की जरूरत है रिव्यू में? नहीं। क्या जो इन्वेंट्री परचेज हुई है, इशू हुई है, उसको चेक करने की जरूरत है? नहीं है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म ही नहीं करते, इंक्वायरी की, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए, और कुछ दूसरे बड़े सिग्निफिकेंट इवेंट जैसे गोइंग कंसर्न, जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट वाला, जैसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, कंफर्मेशन लेटर सेंड करने की जरूरत है? नहीं है। खुद जाके चेक करने की जरूरत है ना? क्लाइंट से पूछेंगे भाई कितनी है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि क्लाइंट की रिप्रेजेंटेशन पे ही रिलाई कर रहे हैं, नहीं नहीं, डिटेल प्रोसीजर पर याद रखिए। अगर रिस्क सामने आ जाए ना, जैसे क्लाइंट के ने कहा इन्वेंट्री सर पिछले, आपको पता ही है हमारी कुछ इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ी होती है, और ऑडिट में तो हम डिस्ट्रीब्यूटर को विजिट भी कर सकते हैं, कंफर्मेशन लेटर भी सेंड कर सकते हैं, कंपोनेंट ऑडिटर को भी एंगेज कर सकते हैं। रिव्यू में हम ये देख लेंगे अच्छा क्या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर के पास होती है इन्वेंट्री? होती है। क्या उतनी ही है जितनी पिछले साल थी? उतनी ही है, बस ठीक। जब तक रिस्क नहीं होगा हम सिर्फ इंक्वायरी, एनालिटिकल और अदर रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं,
मजीद प्रोसीजर परफॉर्म नहीं। हाँ, अगर रिस्क अराइज हो जाए तो फिर जो प्रोसीजर भी ज़रूरी हैं, फिर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ, लेकिन किस वक्त जब रिस्क अराइज हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है इंक्वायरी में क्या करना है। हाउ मैनेजमेंट मेक सिग्निफिकेंट काउंटिंग एस्टिमेट, सर प्रोविजन फॉर बैड डेट कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ओके सर, वही जैसे पिछले साल में था हमारा 30 डेज एजिंग रिपोर्ट बना की बेस पे प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। हम कहेंगे इस साल भी वही पॉलिसी चेंज तो नहीं होने, नहीं चेंज हुई, उनका बस खत्म। प्रोविजन को दोबारा चेक करने की रिव्यू में जरूरत नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी इंक्वायर कर लेंगे, लेकिन वो जो रिलेटेड पार्टी के प्रोसीजर थे डिटेल में, हाँ अगर रिस्क हो फिर कर लेंगे। whether there are significant annual complex transaction events or matter affecting financial, इंक्वायर करेंगे। कंसेप्ट देखें, ऑडिट में इंक्वायर करने के बाद खुद भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इंक्वायर करने के बाद अगर क्लाइंट खुद से बता दे तो फर्क, या एनालिटिकल प्रोसीजर से सामने आ जाए फिर फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, वरना नहीं। The existence of any actual suspected or alleged fraud or non-compliance with laws, whether management identified a subsequent event, whether management built it. आप देखें, यानी वो जो ऑडिट में हमने हर एक चीज के बारे में डिटेल प्रोसीजर पढ़े थे, गोइंग कंसर्न के बारे में, सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में, फ्रॉड के बारे में, रिलेटेड पार्टीज के बारे में, यहाँ पे सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर हमें इंक्वायरी और फिर उसके बाद खुद एनालिटिकल प्रोसीजर भी करेंगे, सिर्फ इंक्वायरी नहीं। अगर इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर से कोई चीज़ सामने नहीं आती तो हमें वो सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं जो ऑडिट में रेलिवेंट चैप्टर्स में हमने पढ़े थे। कंसेप्ट भी कर रहे हैं, यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर और कुछ बड़े बड़े अदर रिव्यू। इनसे अगर रिस्क सामने आया फिर प्रोसीजर परफॉर्म करना है, रिस्क सामने नहीं आया वहीं पे, क्योंकि लिमिटेड एश्योरेंस इसी चीज़ का नाम है, लिमिटेड एश्योरेंस इसी चीज़ का नाम है। बिल्कुल बहुत कम काम है इसमें, तो हमारा 1 महीने में कर, ऑडिट में दिन रात लगा के भी 3-3.25 महीने लगते हैं। रिव्यू में पूरी याशी करके भी, रोज के सिर्फ 3-4 घंटे काम करके भी रिव्यू एंगेजमेंट में, फिर भी 1 महीने में काम हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो ज़्यादातर काम की नेचर है वो इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर है। भाई सबसे ज़्यादा तो हमारा टाइम लगता है टेस्ट ऑफ डिटेल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे, वो परफॉर्म ही नहीं करना। इंक्वायरी, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर देखेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर में कोई अनयूजुअल रिलेशनशिप्स आते हैं कि नहीं, या कोई इंडिविजुअल आइटम्स हमें लगता है कि अनयूजुअल है कि नहीं। जैसे अगर कोई रैपिड ग्रोथ आ जाए वो रिस्क है, फिर हम सेल्स को वेरीफाई करने के लिए, जैसे पिछले साल के इस साल सेल डबल है, अब नजर आ रहा है हमें एनालिटिकल प्रोसीजर से कि रिस्क है, अब आप टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करना है, कर सकते हैं कि भाई ये जो डबल सेल है हम इसकी डॉक्यूमेंट्स तो चेक करवाओ। लेकिन अगर आपको कोई रिस्क सामने नहीं आता, इंक्वायरी कर ली कोई प्रॉब्लम नहीं, एनालिटिकल प्रोसीजर देख ले कोई, खत्म कहानी। अदर प्रोसीजर क्या है? अब अदर प्रोसीजर में बेसिक कंसेप्ट बता रहा है। क्या ऑडिट में अदर्स से काम ले सकते थे? अदर से क्या मुराद है? एक्सपर्ट्स, कंपोनेंट आइट, रिव्यू में भी जरूरत पड़े तो ले सकते। प्रैक्टिशनर यूजुअली वर्क ऑफ अनदर प्रैक्टिशनर एक्सपर्ट, प्रैक्टिशनर पे अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू बी दैट वर्क परफॉर्म्ड इज एडिक्वेट फॉर प्रैक्टिस। रिव्यू में भी उनसे काम ले सकते हैं अगर रिस्क आए। अच्छा फिर आगे देखिए, इंटरेस्टिंगली एक लाइन में उसने बात खत्म कर ली कि अगर अदर्स के काम यूज करता है तो आपको अदर्स के वर्क की एडिक्वेसी को चेक करना पड़ेगा, एक्सपर्ट भी और दूसरा भी। लेकिन एडिक्वेसी के लिए प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे नहीं बता रहा। पुराने वाले रिटन रिप्रेजेंटेशन, ऑडिट में रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते थे, रिव्यू में भी ऑब्टेन करेंगे। किन किन चीजों पे? उन्हीं चीजों पे। अब एग्जांपल देख लें, रिलेटेड पार्टी, सब्सिक्वेंट फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस विद गोइंग, वही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लेकिन ये डिस्कस नहीं कर रहा कि अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं क्लाइंट देता तो क्या करना, वो वही वाला होगा, समझ रहे? तो सिर्फ आपको प्रोसीजर की हेडिंग बता दी, ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है, डिटेल नहीं बताई। क्यों डिटेल नहीं बताई? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसीडर करते हैं हम रिव्यू में, ऑडिट में भी करते थे।
अच्छा यहाँ पे देखिए सेम रूल, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने, याद है वो थे मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ना है, इंटरम फाइनेंशियल। यहाँ पे स्टार्ट ही कहाँ से करा है, इफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड प्रैक्टिशनर्स रिकमेंड मैनेजमेंट टू करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैनेजमेंट बता दे या वैसे खुद से सामने आ जाए, यानी वहां पे तो एक्टिव और पैसिव दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यहाँ पे सिर्फ पैसिव रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर सामने आ जाए तो मैनेजमेंट से कहो। फर्क समझ रहे हैं? एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न, क्या गोइंग कंसर्न की एजम्पशन रिव्यू में भी इवेल्युएट करते हैं? इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें इवेंट एंड कंडीशन कौन से होंगे जो डाउट क्रिएट करते हैं? अगर वो इवेंट एंड कंडीशन आगे क्या करना है, इसके बारे में कोई गाइडेंस नहीं। क्यों नहीं गाइडेंस? क्लियर जी? अच्छा, जब कल हम ये, आज इतना ही काफ़ी है आज के लिए, सिर्फ प्रोसीजर पढ़ाते हैं, कंक्लूजन वगैरह नहीं पढ़ा रहा, वो कल पढ़ाएंगे। लेकिन कल आपने मुझे 2 चीज़ों के बारे में ख़ास तौर पे पूछना है। की ऑडिट मैटर वो तो आज हमने डिस्कस कर लिया, वो भाई ने एग्जांपल बोल दी तो मैंने पढ़ा दिया। दूसरा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ये अजम्पशन रेलिवेंट है, वैल्यूएट करना है गोइंग कंसर्न स्टेटस क्लाइंट का, लेकिन इसका पैराग्राफ क्या होगा इसके ऊपर कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, ये है हमारा ये लेक्चर यहाँ तक का। इसके बाद इंटरनल कंट्रोल वाला स्टडी करना है हमने, याद है ना? और आज से इंटरेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल में टॉपिक स्टार्ट होगा, इंटरेस्टिंग। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।